आज हम इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में एक एग्रीकल्चर फार्म विज़िट करने जा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, इन्होंने सरसों की फसल लगाई है जो बग़ैर पानी के ग्रो करती है और इसकी पैदावार कन्वेंशनल सरसों के फसल से भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो जाके देखते हैं कि क्या सीन है और क्या स्पेशल है इस फसल में। आज का एडवेंचर एग्रीकल्चर के लिए, सो लेट्स गो। एक बहुत मशहूर अमेरिकन स्टेट्समैन और इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था बर्नार्ड बारूक। 1900s में यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का एडवाइज़र भी था ये बंदा, और उस ज़माने में अमेरिका का बड़ा रिलायबल थिंक टैंक और एक इंटेलेक्चुअल था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब अमेरिका अपनी माशी तबाही के दहाने पर था, तो इस शख्स के एडवाइस ने और इस शख्स की टीम ने और इसके आइडियाज़ ने अमेरिका की ज़बरदस्त किस्म की तरक्की जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसने की, उसमें इसका बड़ा किरदार था। और अक्सर हम एक टर्म सुनते हैं कोल्ड वॉर की। ये टर्म पहली दफ़ा इस बंदे ने कॉइन की थी। ये बंदा अपनी एक किताब में लिखता है कि तमाम सनतों में ज़राअत सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सनत है। हमारे मुल्क में शहरों की ज़िंदगी एक दरख्त की शाखों की तरह होती है जिनकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जा रही होती हैं। हम सब अपने किसान के साथ फलते फूलते हैं या किसान के साथ ही तबाही की तरफ चले जाते हैं। तो ये था एक राज अमेरिका की तरक्की का वर्ल्ड वॉर 1 की मुआशी तबाही के बाद। तो ये फार्म जहाँ हम आज जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद से 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर अडियाला रोड पर वाक़ है। पहले कई दफ़ा एग्रो फार्म्स में जाने का इत्तेफाक तो हुआ है, मगर पहली दफ़ा मैं इतना थॉटफुल होकर जा रहा हूँ ताकि थोड़ी डिटेल में जान सकूँ कि इसमें आखिर क्या स्पेशल है। हमारे साथ है इस फार्म के जो ओनर हैं और जो इसका काम रिव्यू कर रहे हैं, आसिफ मुगल साहब, और जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आपका नाम क्या है? डॉक्टर एजाज साहब, और ये आपका नाम क्या है? डॉक्टर कैसर साहब। तो ये हमारे दोस्त हमारे साथ आए हुए आज। अच्छा आसिफ साहब, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं। आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने कैसे ये काम शुरू किया? बैकग्राउंड मेरा फाइनेंस से है। अच्छा। और मैंने बहुत अरसा फाइनेंस में काम किया है, लेकिन फिर मैं किसी वजह से बिज़नेस में आया, और बिज़नेस में आके मेरे पास आजकल जैसे क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें मैंने ये ऑप्शन अपने लिए अवेलेबल देखी कि मैं ये एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ आऊँ। अच्छा। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग में ये हमारा पहली एफ़र्ट है हमारी, और हमने इसमें सरसों से इब्तिदा की है। मुझे ये बताएं कि जो आप मस्टर्ड अभी यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि मैं रास्ते में आपसे पूछ रहा था तो आप मुझे बता रहे थे कि आपके मस्टर्ड में और जो रेगुलर यहाँ पे मस्टर्ड लग रहा है उसको क्या आप कह रहे थे? तोरिया मस्टर्ड। तो इसमें क्या फ़र्क है? टेक्निकली हम ज़्यादा डिटेल में तो डॉक्टर साहब से पूछ ही लेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक लेमैन टर्म्स में वो क्या है? ये जो मस्टर्ड हमने लगाया है, हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है। इसको सर्च करने में, ये फ़ैसला करने में बहुत मेहनत की है कि हमें कौन सी लगानी चाहिए सरसों। अच्छा। लिहाजा उनकी अनथक मेहनत की वजह से वो दे वर एबल टू हैव दैट सीड। अच्छा। तो ये अभी यानी कि पहली फसल होगी पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ, जिसकी हमने ये जो है ना ज़राअत की है, वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि इससे पहले ये फ़र्स्ट रिसर्च है बारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की। अच्छा। पाकिस्तान की। अच्छा। तो ये उन्होंने 8 साल की, उन्होंने भी इसको 8 साल की अनथक मेहनत के बाद इसको वर्कआउट किया है, इस बीज की ब्रीडिंग की है। अच्छा। फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसको इस्तेमाल कर सकें और इसकी बिजाई कर सकें। अच्छा। तो डेफ़िनेटली ये स्पेशली है, और ये इस इलाके के लोगों के लिए, यानी कि पोठवार के लिए बनी है, बारानी इलाके के लिए बनी है। स्पेसिफ़िकली डिज़ाइन है स्पेशली बारानी एरिया के लिए और स्पेशली पोठवार के लिए। अच्छा। ये डिज़ाइन किया गया है ये ब्रीड। अच्छा। और मैं आपको इसका फ़र्क बताऊंगा कि कितना डिफरेंट है। कि हमने बग़ैर कोई पानी हमने नहीं दिया इस फसल को, और ये बारिश जो 1-2 मरतबा ही बारिश हुई है, उसी के पानी से थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, उसी के पानी से आप इसकी ग्रोथ देखें। और जो ट्रेडिशनल फसल है, जो हाई लैंड पे भी है, ज़रा ज़्यादा ऊंची लैंड है, उस पर आप देख के आ रहे हैं, वो भी दिखा। हाँ बिल्कुल, जाके देख भी लेंगे उसको आप देख भी लें। हाँ।
कि कितना फ़र्क आया है, हमने दोनों का अच्छा, कंपैरिजन मतलब ये किया कि इनकी इस फसल की पानी की कंजप्शन कम है, मतलब लेमैन जी टर्म्स जी, में। ये इसको पानी की कंजम्पशन कम है, और इसको साइंटिफिकली तो डॉक्टर साहब को ज़्यादा बेहतर बताएंगे। एक टर्मिनोलॉजी, इट्स मोर क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड। ठीक है। तो आपकी एग्रीकल्चर है, ये आपकी बेसिकली जितनी भी आपकी फूड सप्लाई है उसकी बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है। तो आपका आटा, चीनी, दालें, ठीक है, इसके अलावा जो गोश्त के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी उनकी जो फूड आइटम्स हैं वो सारी आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से ही निकलते हैं। तो आपकी तकरीबन 100% फूड सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में किस तरह की एग्रीकल्चर हो रही है और इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो देखेंगे, और देखेंगे क्या फ़ायदे होते हैं इसके। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप ये बड़ी ज़बरदस्त आपने यहाँ पे फसलें लगाई हुई हैं, बड़ा जनाब आला, बड़े बड़े फूल माशाल्लाह से, बड़े बड़े बूटे हैं यहाँ पे। तो आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएं, आप कैसे, क्या बैकग्राउंड आपका, और फिर आपसे ज़रा फसलों का भी पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए और इस फार्म को विज़िट किया। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ है और मैंने बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैंने एमफिल की 18 साल की तालीम मैंने की है। लेकिन 18 साल की तालीम वो एक साइड पर, और जो हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया वो एक साइड पर। ये बहुत वंडरफुल था और बहुत अप्रिशिएशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वैरायटी बनाई। तो ये मस्टर्ड क्रॉप है जनाब, मस्टर्ड क्रॉप की वैरायटी है। और आपको जैसे पता ही है हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की लैंड्स होती हैं, 2 किस्म के इन्वायरमेंट हैं। अच्छा। और एग्रीकल्चर के अंदर तो 2 किस्म की इन्वायरमेंट जो हमारे किसान नज़र आते हैं वो तो समझेंगे। एक तो अपाशी वाले इलाके हैं जहाँ पर वो दरियाओं के साथ और ट्यूबवेल के साथ जो ना हम पानी देते हैं, जहाँ पानी करीब है और ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और दूसरे इलाके ऐसे हैं जो बारानी हैं, जो जिनकी जो फसलें जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करती हैं कि बारिश आएगी, उनको पानी मिलेगा। अच्छा। और वो ग्रो होंगी। अच्छा। तो सर ये सरसों जो है ना आप देख रहे हैं, मुलाज़ा किया आपने। बिल्कुल। और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात ने जो है ना हम पाकिस्तानियों को इस एबल बनाया कि हमने एक ऐसी सरसों की वैरायटी डेवलप की और इंट्रोड्यूस की जो बारानी इलाकों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। आप इस पूरे फार्म को विज़िट करेंगे और आप देखेंगे कि इसका कोई पानी का कोई चैनल नहीं है। अच्छा। और हमने ये बारानी एक सरसों उगाई है। बारी एक इदारा है, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल के अंदर है। ठीक है। उन्होंने अपनी 8 साल 10 साल लगते हैं जो वैरायटी पैदा करने के लिए। अच्छा। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त करके, मतलब कि रिसर्च करके अपने अंत तक मेहनत के बाद एक वैरायटी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। वो हमने वैरायटी लगाई, वो आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। अच्छा। तो आप इनके मज़ीद भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये बिल्कुल बारानी इलाके के लिए, मतलब ये हमारी लोकल प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की लोकल मेड प्रोडक्ट है, लोकल एक सीड को तैयार किया गया है, इंजीनियर किया गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सर ये लोकली इंजीनियर्ड है। ज़बरदस्त। और हमारी चकवाल के अंदर ये बनी है। चकवाल ख़ुद ही एक बारानी इलाके का इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अच्छा। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के अंदर वो काम बिल्कुल भी करता पानी नहीं डाला, बिल्कुल कोई है। सर हमने output- एक कतरा भी पानी का नहीं डाला इसमें। अच्छा। और ये वैरायटी ऐसी है, ये सीड ऐसा है
ये साइंटिफिक सीड है और उसके बाद साइंसदानों ने अनथक मेहनत से ये सीड बनाया है। एक कतरा हमने पानी का नहीं डाला, बस 1 से 2 या 2 से 4 बारिशें जो है ना अगर इसको लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा जाता है। और हमारी इस क्रॉप के अंदर सिर्फ 2 या 3 बारिशें हुई हैं और वो भी 24% हुई हैं, ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश हुई है और आप माशाल्लाह देखेंगे अल्लाह ताला की अच्छा, कुदरत। तो ये इस वक्त जो क्रॉप है आपकी ये किस लेवल पे है अभी? ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, काटने के लिए? नहीं सॉरी, ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है, ये फूलों की स्टेज है। अच्छा, इसको फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं। तो आप इसको मुलाजा फरमा सकते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे इसका जो है ना कुदरती जो हुस्न है वो बिल्कुल निखर जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, बहुत मशहूर करती है। हाँ। तो ये फ्लावरिंग स्टेज है। इसके बाद ये फ्लावर खुद ब खुद झड़ जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद इसकी फलियाँ आप मुलाजा कर सकते हैं। हाँ। ये फलियाँ आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ और इनके नंबर्स जो है ना वो आप देख कर जो हमारे किसान हज़रात हैं उनको पता चल सकता है कि इसकी कितनी पैदावार होगी। तो ये जो है ना सुपर डुपर और विन विन क्वालिटी के जो है ना ये सीड्स हैं। जी आप मुलाजा फरमा सकते हैं। मैं इनको दिखा दूँ, किधर है फलियाँ, ज़रा आप थोड़ा सा ज़रा हमें दिखाएं। सर ये फली है, ये फली है, ये फली का साइज़ है। अच्छा। और इसकी जो आप विड्थ भी देख सकते हैं, लेंथ भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपका बीज होता है, आपका ऑयल कहाँ से निकलता है? जी इसी के अंदर जो है ना ये बीज बनता है। अच्छा। और उसी बीज को जब हम क्रश करते हैं तो उसके अंदर से ऑयल निकलता है और खल भी बनती है। अच्छा, खल क्या होता है? खल सर वो खुराक होती है जो हम जानवरों को, मवेशियों को डालते हैं। अच्छा। तो मतलब इससे 2 प्रोडक्ट्स हम हासिल करेंगे, एक हम बीज हासिल करेंगे, बीज से बेशक आप ऑयल निकाल लें। जी बिल्कुल। या रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं? सर इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका बीज जो है ना वो बहुत स्पेशल है। अच्छा। मैं इसको ऑयल के लिए नहीं सोच रहा, इसको मैं जो है ना इस सीड को मैं कहता हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हमारे किसान भाई इसको सीड को प्रोड्यूस करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एडिबल ऑयल्स की वैसे कमी है। जी। तो इसकी प्रोडक्शन से हम एडिबल ऑयल की जो कमी है उसको पूरा भी कर सकते हैं। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छा सीड है और ये बारानी इलाकों के लिए तो बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये जो इसका सीड हो, इसका ऑयल होता है, ये आपकी ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं? अच्छा है, खा सकते हैं? सर ये सरसों का तेल है और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा एज ए प्रोफेशनल, मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जिस्म के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो एडिबल ऑयल्स की वजह से होता है। एडिबल या हम घी, वनस्पति घी खाते हैं। अच्छा। या फिर हम ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है वो बढ़ती है। ठीक है। तो ये एक ऐसा अल्लाह ताला की कुदरत का है कि ये एक ऐसा सीड है जिसके अंदर से जो ऑयल निकलेगा, ये सरसों का जो सर ऑयल है। अच्छा। अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे, मेरे घर में भी ये इस्तेमाल होता है। अच्छा। और वहाँ पर जाकर देखें तो ये मेडिकली ये ज़बरदस्त है। ये मेडिकली बहुत ज़बरदस्त है। आप डॉक्टर हजरात से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके अंदर 2 वैराइटीज़ आती हैं। अच्छा। सिंगल ज़ीरो वैरायटी और डबल ज़ीरो वैरायटी। ये जो मेरी साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको समझ आएगी। लिनोलिक एसिड और इरोसिक एसिड जो है इसके अंदर होता है। ये 2 एसिड इसके अंदर सप्रेस हुए हुए हैं। सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये है, लेमन टर्म में अगर आप हमें समझाने के लिए, या जिसको इन टर्म्स का नहीं पता उनके लिए आप बताएं ना कि ये 2 टर्म्स का क्या मतलब है? इन 2 टर्म्स का मतलब ये है कि जो इसके अंदर कड़वाहट होती है ना सर, वो कड़वाहट नहीं है। आप इसको एडिबल ऑयल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके सालन बना सकते हैं। अच्छा, आप घी की जगह पर इसको सालन बना सकते हैं। वो सेहत के लिए भी किए बगैर ही? जी बिल्कुल, प्रोसेस किए बगैर। तो ये प्रोसेस किए बगैर आप इस ऑयल को, ये एडिबल ऑयल है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अभी इस पूरी जो इनकी जो ये फसल है, इधर कोई भी वाटर सोर्स नहीं है और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो इनकी बारिश है, वो भी बता रहे हैं कि 2 से 3 दफ़ा हुई है, उसी बारिश के ऊपर ये पूरी सफल जो आपकी फसल है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सस्टेन भी की है। और देखें आप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्रूटफुल नज़र आ रही है, क्योंकि फ्लावर्स बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ही डेंस किस्म की ये नज़र आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये हमने सुना है कि फसलों में डिजीज़ वगैरह भी आ जाती है, तो ये कितना सस्टेनेबल है ये वाला आपका सीड और ये वाला तजर्बा, और आपको इसमें कोई इस तरह की भी डिफ़िकल्टी आई? और दूसरा एक और सवाल भी इसके बाद मैं करूँगा कि आप इस पर्टिकुलर फसल तक पहुँचे कैसे आपने डिसाइड किया क्या ये करना चाहिए? चले, बहुत अपने दोनों क्वेश्चन बहुत अहम किए और इसका जवाब भी मैं देना चाहूँगा हमारी सारी कम्युनिटी को, हमारे पूरे पाकिस्तानियों को, कि आज जो है ना 27 जनवरी हो गई है 2023 की, और उसके बाद मेरी फसल बिल्कुल फूलों की स्टेज पर है। इस पर जो है ना 2 किस्म के अटैक्स आते हैं इस डिज़ीज़ के। एक डिज़ीज़ का आता है और एक पेस्ट का आता है। पेस्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों का, ठीक, और उसके बाद डिज़ीज़ जो बीमारियाँ होती हैं। तो कीड़े मकोड़ों का एक अटैक, तेला लोग इसको कहते हैं, एफिड्स कहते हैं। तो तेले का जो है ना अटैक होता है इन पर, इनके फूलों पर, इसके फूलों की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। तो अभी तक मैं तेला जो है कीड़ा है कोई? जी एक कीड़ा, ये पेस्ट है सर। अच्छा। वो जो है ना सकिंग इंसेक्ट है और वो इसको बिल्कुल जज्ब कर लेता है। इसका सारा का सारा सीड का नुकसान होता है हमारा। अच्छा। तो अभी तक जनवरी का एंड है
और उसके बाद 2023 है हमारी, ये फर्स्ट क्रॉप है। और उसके बाद मैंने देखा है कि अभी तक इस पर कोई तेले का अटैक नहीं आया। ठीक है। आप एक तरफ से समझ लें कि ये जो है ना इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप अभी तक जा रही है। अच्छा। क्योंकि ये पहली क्रॉप है और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर लग रही है इस तरह की क्रॉप, और उसके बाद अभी तक इसके पर तेले का अटैक नहीं हुआ। ठीक है। दूसरे नंबर पर एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है क्राउन गाल, इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल गल जाती हैं। अच्छा। वो एक क्राउन गाल की डिजीज़ है, वो होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो भी, उसके ख़िलाफ़ भी ये पौधा जो है ना वो रेजिस्टेंट है। अच्छा। अभी तक वो डिजीज़ भी मैंने देखने में नहीं आई। अच्छा, जो इस तरह की दूसरी जो फसल है जो आप बता रहे हैं ट्रेडिशनल फसल है, क्योंकि देखें ये एक ट्रेडिशनल फसल है और एक इन्होंने इंजीनियर करके ये मस्टर्ड की फसल जो है वो क्रिएट की है या उसको जो है ना डेवलप किया है प्रोसेस के थ्रू 8 साल 9 साल के अंदर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपकी ट्रेडिशनल फसल है उसके अंदर इन सारी डिजीज़ की क्या रेशो है? सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे कम्युनिटी, जो फार्मर कम्युनिटी है वो अच्छी तरह से जानती होगी। जब भी ये फूलों पर आती है तो इस पर तेल आता है, और फार्मर कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में घूम रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई अच्छा तेले का स्प्रे मिल जाए, कोई इस तरह का कोई हमें जो है ना कोई मैनेजमेंट टूल मिल जाए। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना इस पर कोई नहीं आया। बाकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं आप जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्लस माइनस में जाके जो है ना आप देखेंगे तेले का अटैक होगा। अच्छा। और सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि आप ये वाली आपने क्रॉप क्यों चुनी, ये वाली फसल लगाने का आपको कैसे ख्याल आया? आपने वो प्रोसेस मुझे बताएं कि आपने, ज़ाहिर बात है ये एक आपका एंटरप्रेन्योरल काम है, आप शुरुआत आपकी जो है पहली दफ़ा आपने किया, आप भी और आसिफ मुगल साहब भी। जी सर। तो आपने किस तरह से, आप एक प्रोसेस जो है आपकी एक जर्नी क्या है, कहाँ से आप स्टेप 1 था, फिर आपने आखिर में कंक्लूजन पे आए कि यार ये सब जो है ना ये वाली फसल हमें लगानी पड़ेगी? अच्छा सर, आपने ये बहुत बड़ा बेहतरीन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मैं ये मैसेज कन्वे भी करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल से जब से पाकिस्तान बना या उससे भी कहीं पहले से जो हमारी फार्मर कम्युनिटी है, मुझे लगता है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को भी ज़रूरत है कि उनको भी इसमें आकर अपने पार्टिसिपेशन करनी चाहिए कि हम जो इनोवेशन है। जी बिल्कुल, इनोवेशन के साथ साथ ना हमारी प्रोडक्टिविटी भी इस पर डिपेंड करती है। मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ कि वो जर्नी इस तरह हुआ कि हम जो है ना साल एक ही क्रॉप लगाते हैं, गंदम लगा देते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं, या गंदम के पास पट्ठे लगा लिए जी सारा कुछ। पट्ठे क्या चीज़ है? पट्ठे वो जानवरों को खाने के लिए जो भूसा वगैरह तैयार करते हैं। तो वो लगाने की वजह से जो है ना वो एक ही क्रॉप होती है तो वो प्रोडक्टिविटी, पैदावार अच्छी नहीं देती। अच्छा। उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये मतलब आप कह रहे हैं कि बार बार जब हम एक ही फसल को लगाते हैं जी तो उसकी वजह से जो आपकी ज़मीन की जो पैदावार की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है? जी बिल्कुल, पैदावार बहुत कम हो जाती है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह जो है ना न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एक टर्म इस्तेमाल होती है। न्यूट्रिएंट डिप्लीशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है ना माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब कि नामियाती गैर नामियाती जो मुरक्कबात होते हैं, अच्छा, वो ज़मीन के अंदर वो कम हो जाते हैं। ठीक। क्योंकि उसको प्लांट जो होता है, जो पौधा होता है, वो सक कर लेता है, चूस लेता है। ठीक है। तो अगले पौधे को मिलने के लिए वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं उस मिकदार में, इसी वजह से उसकी पैदावार कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो हम जो है ना फिर उनको पैदावार को बराबर करने के लिए हमने खादों का इस्तेमाल किया। वो सरकारी गैर सरकारी हर तरह की खादें आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। उन खादों, क्योंकि वो केमिकल है, बिल्कुल, तो जब हम केमिकल उसके अंदर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से एक माइक्रो फ्लोरा होता है हमारी ज़मीन के अंदर, कुछ जानदार जो हमारी आंख से नज़र नहीं आते, जिसको हम जरसीम कहते हैं, जरसूमे कहते हैं, ऐसे ही है। उनकी जो मिकदार है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, आपको तो याद जाहिर सी बात नहीं होगा, हमारे फार्मर कम्युनिटी को पता था कि एक ज़माने में हम ज़मीन खोदते थे कि अंदर से केचुए निकल आते थे। हाँ बिल्कुल, वर्म्स निकल आते थे, अर्थवर्म्स। जी। तो आज वो नज़र नहीं आती, वो कहाँ गई? वो कोई खा तो नहीं गया, वो सिर्फ हमने केमिकल का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से वो बेचारी मर गई। अच्छा। वो अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेवजह बनाया नहीं है, उनकी वजह से ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो बढ़ती रहती थी। अच्छा। और वो थे, और उसके साथ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो थे, उसकी वजह से जो है ना इसकी पैदावार बढ़ती रहती थी। और उसके बाद वो जो प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए, जिसको आजकल हम यूरिया कहते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है ना, वो यूरिया, वो नाइट्रोजन, वो जो केचुए थे और वो जो बैक्टीरिया थे वो हवा से लेकर वो ज़मीन के अंदर फिक्स करते थे। वो इकोसिस्टम का एक पार्ट था, एक इकोसिस्टम का पार्ट था। तो इस केमिकल की वजह से वो डिस्टर्ब हुए, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, वो डिप्लीट हुए, वो तबाह हो गए, जिसकी वजह से हमारी पैदावार ख़त्म हो गई है। अच्छा। तो मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पर आया, मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी, तो मैंने सबसे पहले ज़मीन के कुछ टेस्ट करवाए। उसमें वाकई वही हुआ कि तीनों मुरक्कबात जो बड़े हैं, जो पोटाशियम है हमारे पास, जो है ना नाइट्रोजन है, अच्छा, तो उसकी जो है ना वो मुझे जो है ना वो कमी महसूस हुई। ठीक है। और दिखाई दी, और मैंने टेस्ट कराया तो उसको आई। तो उसकी कमी को बराबर करने के लिए, उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए मैंने इस क्रॉप को चुना।
इस क्रॉप्स की रूट्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा। इसकी जो जड़ें होती हैं, नोड्यूल्स बने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आसमान से, हवा से नाइट्रोजन लेकर ज़मीन के अंदर फिक्स करते हैं। अच्छा। इसके बाद आप जो भी फसल लगाएंगे उसकी जो पैदावार है वो आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा। इसलिए मैंने इस क्रॉप का जो है ना चूज़ मतलब किया ये है इसको। कि ये वाली जो फसल है ये एक्चुअली आपके इकोसिस्टम के लिए भी बेहतर है, जो कि एक नेचुरल इकोसिस्टम है सर ये उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। आप जी कह रहे हैं। ज़रूर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी खराबियां हमारी वजह से हुई हैं उसको कम करने के लिए ये फसल बहुत अच्छा, ज़्यादा अहम इसमें किरदार एक और अदा करती सवाल है। मेरा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इस फसल में आपने केमिकल्स कितने इस्तेमाल किए और कौन कौन से किए हैं, वो रिक्वायर्ड पड़े आपको बीच में? सर केमिकल्स हमें एज सच रिक्वायर्ड नहीं पड़े। अच्छा। एज सच हमें केमिकल किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने अपनी तरफ से मतलब कि सोचा कि यार इसको थोड़ी सी हम फर्टिलाइज़र दे देते हैं। अच्छा। वो प्लस माइनस था, वो तो हम जैसे हम DAP है, हमारे पास यूरिया हो गई है, ठीक। हम गंदम के अंदर धड़ाधड़ यूज़ करते हैं, लोग इसके अंदर यूज़ करते ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमने अपनी तरफ से और अपनी जो है ना सेटिस्फेक्शन के लिए एक पार्ट में हमने केमिकल अप्लाई किया। अच्छा। लेकिन उस पार्ट को और इस पार्ट को जब हमने देखा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा। मतलब कि केमिकल का डायरेक्ट कोई इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आया अभी तक इम्पैक्ट यहाँ नहीं तक। हुआ। अच्छा, जी, आपने बिल्कुल। मतलब ये आपने काइंड ऑफ एक एक्सरसाइज की जी। ताकि वो पता चल जाए कि किस में ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि शहरी लोग, जो शहरी हमारी ज़िंदगी है, ज़ाहिर बात है हम लोग इस सारी खेती बाड़ी ज़राअत से बहुत दूर हैं बिल्कुल। और लोगों को पता भी नहीं है फूड चेन का, फूड सप्लाई सिस्टम का भी नहीं पता, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंथेटिक हैं। जी बिल्कुल। तो इस सारे सिचुएशन के अंदर आप क्या कहते हैं कि शहरी लोगों का कोई ताल्लुक़ होना चाहिए ज़राअत के साथ, और कैसे होना चाहिए, इसको कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है? फ़ाइन। सर मैं इसके जवाब में आपको सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि आपने फूड चेन की बात की, तो शहरी लोग हमेशा जो है ना, वैसे शहर से जो भी बिलोंग करता है वो इस बात को समझेगा भी सही कि वो लोग बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ बहुत कम होते हैं। उसकी वजह यह है कि बिज़नेस पैसे देता है आपको, अर्निंग देता है, सारा कुछ होता है उसमें। नहीं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन जी सर। एग्रीकल्चर भी तो बिज़नेस हो सकता है ना? जी सर, मैं वो उसी तरफ आ रहा था कि वो लोग समझते हैं ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई बिज़नेस नहीं है। आप देखें 60s में जाके देखें, अयूब खान के दौर के अंदर आप जाके देखें, जब हमारी एग्रीकल्चर टॉप पे थी, हम एशियन टाइगर्स भी थे, हमारी कॉटन पूरी दुनिया के अंदर जाती थी, हमारी कॉटन, हमारा आलू, हमारी चीज़ें जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर जाती थी। आज भी इंग्लैंड के अंदर एक पाकिस्तानी मैंगो के डेज़ मनाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, वो पाकिस्तानी मैंगोज़ के डेज़ मनाया जाता है वहाँ पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो और किसी इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल IT के अलावा मुझे नज़र नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है मेरी बात बाइस्ड हो, लेकिन मुझे कहीं पर पोटेंशियल नज़र नहीं, आता। आपकी बात ठीक है, फूड चेन को स्ट्रेंथन कर, हमारे वैसे ही हम लोग यहाँ पे आपका जो है ना जी बिल्कुल। खाने की कमी हो रही है, तो आपकी बात पे बिल्कुल वजन है इसमें। बिल्कुल। और उसके बाद फूड चेन के साथ साथ ना ये ऐसा बिजनेस है, इसके साथ एडजेसेंट दूसरे बिजनेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे सरसों लगाया, एक बंदा साथ में जो है ना वो एपीकल्चर स्टार्ट कर देता है, जिसको हनी बीज को जो रेयर करते हैं। जी। हनी बीज के लिए ये ब्लड है, अच्छा। और हनी बीज का जो प्रोडक्शन है वो हमारे लिए ब्लड है। हाँ। तो हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करती है और उसको Support ऊपर लेती करती है। है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, लीस्ट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो आउटकम्स हैं। ठीक है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि शहरी लोगों को मस्ट आना चाहिए यहाँ पर आकर, उनको जो है ना वो पहला ज़माना गुजर गया। अभी तो इसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, जैसे टनल्स टेक्नोलॉजी होगी। अब इतने बड़े वास्ट एरियाज़ के अंदर टनल्स की ठीक है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी उसके अंदर ज़रूरत होती है। मैं आपको अपने टनल्स भी दिखाऊंगा, लेकिन ये इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं ये टनल्स के अंदर नहीं लग सकती, ये ओपन माहौल के वो अंदर डिफरेंट लगती है। स्पेसिफिकेशंस हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब कि शहरी लोगों को आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। बेशक आप टनल्स की तरफ सेकंड स्टेप ले लो, या आप सेकंड स्टेप के साथ साथ टनल्स के साथ साथ ये वाली क्रॉप्स भी साथ साथ होनी चाहिए। तो ये एक दूसरे को साथ, एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, ये इंटीग्रेटेड कल्चर जो मैनेजमेंट टूल्स हैं, इसको साथ मिला के शहरी लोगों को ये बिज़नेस करना चाहिए। और इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें मुल्क का भी फ़ायदा है, शहरी लोगों का भी फ़ायदा है। विन-विन सिचुएशन है, हेल्थ के लिए भी ठीक है, इकोसिस्टम के लिए भी ठीक है, नेचर भी ठीक है, इंसान भी खुश है, वो भी खुश है। ये था हमारा आज का एडवेंचर बीइंग एग्रीकल्चर। टाइम थोड़ा होता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होने से रह भी जाती है। अगर इट्स नॉट द लास्ट टाइम, हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों को भी ज़रूर कवर करेंगे। व्हाई नॉट। ये फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, इनमें बहुत सारी शहद की मक्खियाँ भी हैं जिनकी भिनभिनाहट आपको सुनाई भी दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इकट्ठे कुछ पढ़ रहे हों या कुछ गा रहे हैं। ये पूरा एक एक्सपीरियंस है, शायद पिक्चर्स में, वीडियोस में ठीक तरह से शेयर भी नहीं हो सकता। मेरा सबको एडवाइस होगा कि ज़रूर रूरल एरियाज़ में जाएं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जिस तरह भी हो सके पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को सिक्योर करें, क्योंकि यहाँ हमने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड्स को पूरी तरीके से जो है उनको हम तबाह करते जा रहे हैं।
अगर आपको ज़राअत के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, मशवरा करना हो, या आपको ज़राअत में इन्वेस्ट करने का जो है ना आपके पास कोई आइडिया हो, या आप कोई भी आइडिया डिस्कस करना चाहते हो, तो आपने फ़ौरन रब्ता करना है आसिफ मुग़ल साहब से। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखने में ये थोड़े जलाली लगते हैं मगर अच्छे खासे स्वीट इंसान हैं, तो कॉन्टैक्ट हिम विद एन ओपन हार्ट। और अगर आप इनको एडवेंचर बीइंग का रेफरेंस देंगे तो शायद आपको ये चाय और बिस्कुट भी खिला दें। एग्रोलेक्सिस फार्म्स के नाम से इनके और भी ऑनगोइंग और अपकमिंग बहुत सारे वेंचर्स हैं जिनकी अपडेट्स हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। बाकी एक और गुड न्यूज़ ये है कि ड्रोन की जितनी भी फुटेज बनाई थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई हैं।